MKA TV न्यूज। महासचिव CPM सीताराम येचुरी जी, डी राजा साहब, CPI ML दीपांकर भट्टाचार्य जी, KC वेणुगोपाल जी, जनाब अब्दुल बरी सिद्दीकी साहब, तेज प्रताप यादव जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता और इस ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित बिहार की महान जनता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को और उनके दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है। समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है, लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी। एक बेटी जो परीक्षा में दे करके आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। यह उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है। उससे पहले भी कई नौजवानों ने, जिनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस शेष से मैं चुन करके आता था, वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने, हमारी आपकी उम्र से कम उम्र, उस नौजवान ने पढ़ी लिख ली डिग्री जो थी, उन डिग्रियों को जला करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की। और वहां पर उत्तर प्रदेश में जहां पर से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं, जनता ने भरोसा किया उन पर, उनको बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहां पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए, और हम तो वहां 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए, उनका हिसाब किताब लगाते हैं। उनका अगर हम बड़ा परिवार न माने, केवल 3 सदस्य परिवार के माने, बेटा और मां बाप, तो 60 का गुणा 3, 1,80,00,000 वोट और 1,80,00,000 लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से,
तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहां मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें। इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो इस रैली में पधार करके न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न केवल यूपी के लोगों का, बिहार और देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जो तकलीफ और परेशानी उन्होंने जीवन में देखी है वो राजनीतिक देखी है। ये राजनीति की वजह से तकलीफ और परेशानी है। मैं अभी तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक एजेंसी आ गई। ये एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 120 हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब कभी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार बाहर होगी, यूपी से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अखिलेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी से, जिन्होंने पूरे देश में यात्रा करके कण कण और जन जन को पहचाना। खारगे जी, लालू जी, रबड़ी देवी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, सीताराम येचुरी जी,
डी राजा जी, दीपंकर जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, तारिक अनवर जी, शकील खान जी, गठबंधन के वरिष्ठ नेता और गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इतने मित्र नहीं है प्रेस वाले। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? यह नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, आप सबके खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ जीएसटी लागू की। नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है। एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दी।
आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50%। 50%। दलितों की कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8%। कितनी बनती है भाई? कितनी होती है? 73% अब देखिए, 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला। उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालिए, आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है। उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, स्कूल और कॉलेज जो चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं आईएएस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है, और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले क्या होता था? पहले पब्लिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नौकरी मिल जाती थी, सरकार में रोजगार मिल जाता था, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, कर्नाटक में, तेलंगाना में हम कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेना में आप जाते थे, वहां अग्निवीर लागू कर दिया, और देखना, अग्निवीर लागू किया, और अग्निवीर में पहली बार इस देश में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी, और उसे गांव में, शहर में आदर मिलेगा। दूसरा शहीद हो। और आज छत्तीसगढ़ में हसू जंगल बचाओ के आंदोलन को समर्थन करने आए हैं, जो 10 साल से चल रहा है। काफी उत्साह भरा यहाँ पे माहौल है और बहुत बड़े निर्णायक मोड़ आने वाले हैं। इसी से संबंधित कुछ सवाल है। सर, आदिवासियों के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुतायत से इनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, और भारत देश के जो छत्तीसगढ़ के जो तमाम आदिवासी हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ में मिलके और आपके दिशा निर्देशन में 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंटेशन में काम करना चाह रहे हैं। सर, इसके संदर्भ में आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहिए। इसका लिखित प्रस्ताव अगर हमें हमारे पास भेज दिया जाए तो थोड़ा सा बैठे रहेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग व्यवस्थित करेंगे, चलाना होगा बताइए। इसके बाद ही जी। सर, अभी जैसे आपके माध्यम से पूरे भारत देश में ईवीएम के मुद्दे को लेकर देशव्यापी जन आंदोलन शुरू हो चुका है सर। तो अभी लोकसभा का चुनाव 1-2 महीने के बाद में होने वाला है। आप ईवीएम के मुद्दे के संदर्भ में हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम जो साथी लोग हैं, दर्शक लोग हैं, जो आपके नेशनल इंटरनेशनल में हैं, उनके माध्यम से उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव आयोग ईवीएम को बदलकर बैलेट पेपर पर अगर चुनाव नहीं लाता है तो हम आने वाले चुनाव में उसके लिए ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख कमेटियां बना रहे हैं। तो हर बूथ पर हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जी। क्योंकि वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस वजह से हमारे वोटों की चोरी होगी। वोटों की चोरी करके जो लोग सरकार लाना चाहते हैं, हम उनको रोकेंगे। जी। और सर, आप जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको सुना कि 2030 में जो व्यवस्था परिवर्तन को जो बदलाव
होना होगा, इस टाइप का जो आपके माध्यम से यहाँ पे सुनने को मिला। ये जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई पूरे भारत में बड़ी जोर शोर से दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है सर, ये 2030 तक नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा लगता है कि ये 25-26 में हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, आपका उत्साह है, मगर हम लोगों को सारे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को साथ में लेकर करना है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि लोगों को साथ में लेकर ये आंदोलन करेंगे, ताकि ये आंदोलन नहीं रहना चाहिए, ये जन आंदोलन होना चाहिए सर। यानी कोई इनके समर्थन में नहीं रहना चाहिए। जी 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 सर, छत्तीसगढ़ में ये जो वर्तमान सरकार है, स्टेट की सरकार है और सेंट्रल की सरकार है, शिक्षा की दोहरी नीति लाके सर यहाँ के युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहा है। जहाँ पे इन्होंने नियम बनाया है कि कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं तक फ्री में पास करना है, और हम लोग आपके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवाओं को एक पाठ्यक्रम हो पाए, इसके संदर्भ में आपसे हम लोग सलाह लेना चाह रहे हैं। एक पाठ्यक्रम, अब ये पाठ्यक्रम की जो बात है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ये लोग एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, उसका हम सारे देश भर में विरोध कर रहे हैं। उस विरोध में आप लोगों का प्रस्ताव क्या है वो हमारे पास भेजिए, तो उस बात को भी हम ऑल इंडिया में लागू करें। सर एक और सवाल है सर, आदिवासियों से संबंधित है। बहुत संख्या में छत्तीसगढ़ में आदिवासी निवास करते हैं, और ये जो ब्राह्मणों की जो सरकार है, कांग्रेस और भाजपा, ये मिलके सर आदिवासियों को दारू पिला रही है, और हम छत्तीसगढ़ में दारू बंद कराना चाहते हैं। दीवार अक़सा की हिलाली हो फरेरा उस पे हो तहरीर कलमा की, वहाँ सहरी हौफदारी के हो पुरनूर से लम्हे, वहाँ खौफो खतर के बिन ही हो ईदैन के खुतबे, तुम्हें क़िबला-ए अव्वल को रिहा करवा नहीं होगा, तुम्हें क़िबला-ए अव्वल को रिहा करवा नहीं होगा, तुम्हें इस्लाम का परचम वहाँ लहरा नहीं होगा। लब्बैक लब्बैक या इख्वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक, ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन, लब्बैक लब्बैक या इख्वत। चलो चलते हैं, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, साहिबा बानो आए, खुदा तो वो रिएक्शन पेश करें। अगर भाई की बात है जो सरकार है सर, अगर ये ऐसा नहीं करती है तो अगला जो एक्शन है सर वो देखो, पहले तो 22 राज्यों की जो आदिवासी क्षेत्र है ऑल इंडिया में जी, तो ये लोग अभी चुनाव में तो वहाँ प्रचार के लिए जाएंगे, तो उस इलाके में घुसने नहीं देंगे, बंदी कर देंगे। जी जी आदिवासी इलाकों में इनकी गाड़ियां घुसेगी नहीं, घुसने नहीं देंगे। जी जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल है, आदिवासी का मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, हाँ। तो आदिवासी ने जूते मारा। अब जब मुख्यमंत्री को जूते मारा तो फिर तो और कौन बच गया? मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई छत्तीसगढ़ में है नहीं। वो तो मोदी को मैसेज गया होगा, साला मेरे पास भी ऐसा तो नहीं गया, ऐसा मैसेज गया उधर। उन्होंने आदिवासी ने आदिवासियों को नहीं छोड़ा, तो मेरे को सर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर सर फुलकोरी में 9 तारीख को FIR करने की सूचना दर्ज की गई है।